नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य प्रत्येक माह लगभग 15 तारीख को अपनी राशि बदलते हैं और अगली राशि में प्रवेश करते हैं। हर एक राशि के साथ उनका तालमेल, मित्रता, शत्रुता, उच्च या नीच ऐसा कुछ न कुछ बनता है और उसका प्रभाव सभी लग्न या सभी राशियों पर पड़ता है। तो जिस राशि में 15 दिसंबर को सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं उसका नाम है धनु राशि। अब धनु राशि का में जाने का प्रभाव, गोचर प्रभाव सभी लग्नों पर किस तरह का होगा, इसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं। तो कोई भी ग्रह असर कैसे करता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। छोटा सा तो पहला होता है कि वो कहां बैठा है, मतलब उसका भाव कौन सा है, इस बात का असर होता है। वहां वो ग्रह मित्र है या नहीं, दूसरी बात। तीसरा तरीका कि उसकी दृष्टि कहां पड़ रही है। मैं साधारण शब्दों में बताऊं, कल्पना कीजिए कि एक आपका घर है और मैं आपके घर आता हूं, तो मेरे और आपके बीच की वार्तालाप पर निर्भर करता है कि आप मेरे मित्र हैं कि नहीं। मैं अच्छी बातें करने आऊं कि लड़ाई करने, और मेरा दृष्टिकोण क्या है यहां आने का। इन सब चीजों से ही तय होगा कैसे बातचीत होगी। ये साधारण सा एग्जांपल था बात समझाने के लिए। तो सूर्य क्या करता है? सूर्य हमारी आंखों का, आत्मा का, पिता का, हमारे आत्मबल का, सामर्थ्य का कंट्रोलर है। ठीक है, अगर अच्छा सूर्य होगा तो ये सब चीजें बढ़ेंगी, सूर्य कमजोर होगा तो ये सब चीजें यानी आत्मविश्वास, पिता से तालमेल इत्यादि ये कमजोर होगा। तो यहां सूर्य मित्र की राशि में है। धनु राशि का स्वामी है गुरु और गुरु के साथ है उनकी मित्रता है। तो जिस भाव में भी हो जाएंगे, अगर वो भाव अच्छे हैं तो उसका सुफल मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो एक एक करके सभी लग्नों को ले लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न के लिए 9वें भाव में जाएंगे। 9वां भाव पिता का, धर्म का होता है, पिता के सुख का, धर्म प्राप्ति का। और 5वें भाव से 5वां होता है यानी संतान के भी और अधिक, संतान और संतान की संतान को देखने का भी होता है। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर वो शुभ है, लग्न का मित्र है, कुंडली में वो कारक है, त्रिकोण का स्वामी है, दूसरे त्रिकोण में बैठा है। ये सारी चीजें इसको फेवर करती हैं और इसकी एकमात्र दृष्टि है अपने से 7वें घर को देखना। तो अपने से 7वें भाव को देख रहा है ये समदृष्टि से, मित्र दृष्टि से। यहां इसको कोई तकलीफ की बात नहीं है, शत्रु दृष्टि नहीं है। और वो कहां देख रहा है? जहां 3 नंबर लिखा है यानी मिथुन राशि को। तो इसके बैठने से हमें क्या लाभ हुआ? पिता के सुख, पिता का आशीर्वाद, धर्म के प्रति हमारा लगाव, कर्तव्य पालन, छोटे भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां, संतान के सुख और सही मौके पर सही डिसीजन लेने की सामर्थ्य इंप्रूव होगी। किसी तरह का कोई नुकसान मेष लग्न को नहीं है। वृषभ लग्न के लिए बात करते हैं तो ये यहां पर केंद्र का स्वामी है लेकिन 8वें घर में बैठा है। 8वें घर में आमतौर पर ग्रह ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, तो यहां ये सुखों की कमी करेगा। सुख 4थे भाव से देखते हैं, 4थे भाव का स्वामी है, तो सुखों की कमी करेगा, एजुकेशन की प्रॉब्लम आएगी, घर से अलग होने का, विदेश जाने का योग बन सकता है, मां से अलग होने, मां से अनबन, मम्मा का स्वास्थ्य खराब भी देखने में आ सकता है। तो मन में किसी न किसी तरह का तनाव, समुद्र की यात्रा, किसी तरह की डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेने की स्थिति, भागदौड़ बन सकती है। कुटुंब के घर पर इसकी पूरी दृष्टि आएगी। तो पड़ोसियों से तालमेल की थोड़ी सी कमी हो जाए, भाषा की कटुता के कारण आप उनका थोड़ा विरोध करें, वो आपका विरोध करें, आंखों की कोई तकलीफ आपको हो और जननांगों से संबंधित आपको कोई समस्या छोटी मोटी हो सकती है। तो कुल मिलाकर वृषभ के लिए यह गोचर शुभ नहीं है। दृष्टि से भी प्रभाव शुभ नहीं आ रहा है और भाव से भी नहीं। तो वृषभ के लिए 1 महीना जो गोचर का रहेगा थोड़ा सा कष्ट का होगा। मिथुन की बात करते हैं, 7वां भाव में बैठे। 7वां भाव जीवन साथी के सुख का है और वहां पापी ग्रहों का आना कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन की कमी कर देता है। अब सुख लेते हैं हम, कहां से देखते हैं सुख? 4थे भाव से। 4थे भाव से मन का सुख, और सुख का भाव चौथे से चौथा होता है 7वां भाव।
अब वहां बैठे सूर्य। तो रूल ये है कि क्योंकि हम चौथे भाव से सुख देखते हैं, तो चौथे से चौथे भाव भावात भावम वहां से भी सुख देखना चाहिए, और वहां सूर्य बैठ करके सुख नहीं दे रहे, तो अर्थ ये निकला कि तनाव आएगा। अब चाहे वो वैवाहिक जीवन के कारण तनाव आए या किसी और कारण, पर तनाव महसूस होगा। एक चीज। अब दशम भाव से हम देखते हैं जीवन स्तर, और दशम भाव से दशम भाव भी 7वां भाव है, तो ये अर्थ निकला कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट इसका दशम भाव पर भी आएगा, थोड़ा सा इंपैक्ट चौथे भाव का भी आएगा। पारिवारिक सुख, ससुराल वालों से तालमेल में थोड़ी तलखी बढ़ सकती है। अपने स्वास्थ्य, अपनी आंखों से संबंधित कोई तनाव भी देखने में आ सकता है। तो मिथुन के लिए आप इसे एवरेज ले लीजिए वैवाहिक जीवन के हिसाब से, सुखों के हिसाब से, लेकिन किए हुए प्रयासों के जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। आपकी किए हुए एफर्ट्स बहुत शानदार रिजल्ट देगा, तो इसे मिला जुला सा प्रभाव मान लीजिए। कर्क की बात करते हैं तो कर्क के लिए वो दूसरे भाव, धन भाव, कुटुंब भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं छठे भाव में, शत्रु भाव में। तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ तालमेल की कुछ कमियां, फैमिली के साथ किसी तरह का कंफ्लिक्ट देखने में आ सकता है, आंखों की समस्या देखने में आ सकती है, और डॉक्टर या कानून, सूर्य राजा है इसलिए कानून भी यहीं से देखना है, और सूर्य डॉक्टर इसलिए डॉक्टरी प्रॉब्लम भी यहीं से देखनी है। तो ये दोनों प्रॉब्लम में से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को आ सकती है। तो थोड़ी सी सावधानियों की जरूरत पड़ेगी आपको। जो पुराने शत्रु हैं, जिनसे पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनके साथ सेटलमेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट निकालने को आया वो ये कि पुरानी प्रॉब्लम तो सॉल्व होती हुई दिखाई देती है, लेकिन नई छोटी छोटी प्रॉब्लम, कुटुंब के साथ तालमेल की कमी, उनके साथ विचार मिलने की कमी, कुटुंब से दूर जाने का योग, या घर में, परिवार में, कुटुंब में किसी के स्वास्थ्य की कोई तकलीफ जिसलिए आपको हॉस्पिटल की भागदौड़ बढ़ जाए, हो सकता है। अपनी आंखों की भी कोई तकलीफ देखने में आ सकती है। तो छठे भाव में पापी ग्रह का होना जनरली बुरा नहीं है, लेकिन वो कहां स्वामी ये भी देखना है। तो शत्रुओं पर विजय है, लेकिन आपकी समस्याएं बढ़ रही है। तो ये मिला जुला सा प्रभाव है, ना अच्छा ना बुरा। सिंह लगन, अब लगन के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठा है, बहुत अच्छी स्थिति है। सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, अक्ल, सही मौके पर से एडिशन का लाभ होगा। थोड़ा नुकसान संतान की तरफ से देखने में आएगा, क्योंकि 5वें घर में यहाँ पापी ग्रह है। संतान के साथ तालमेल की कुछ कमी देखने में हो सकती है, और उनके स्वास्थ्य को छोटी मोटी परेशानी देखने में आ सकती है। उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आपके आमदनी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी सेहत, आपका व्यक्तित्व, आपकी इमेज, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं। कन्या की बात करते हैं तो कन्या लगन के लिए 12वें भाव का स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी त्रिक भाव में आता है, छठा, 8वां, 12वां। तो 6, 8, 12 के स्वामी जहां भी बैठते हैं उस भाव में कुछ कमियां लेकर आते हैं। अब यहाँ पे वो 12वें घर का स्वामी बैठा है चौथे घर में। चौथा घर हमारा दिल है। ऐसा नहीं है कि सबको दिल की बीमारी हो जाएगी, लेकिन जिनको पहले से कोई समस्या है उनको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। उनके दिल पर दबाव देखने में आ सकता है। आम आदमी जिसको दिल का कोई समस्या नहीं, उसको किसी ना किसी तरह की परेशानी जिस पे दिल पे दबाव है, जैसे कि बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत अनईजी हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा, इस तरह की भावनाएं देखने में आ सकती है। तो तनाव बढ़ेगा, खींचतान बढ़ेगी, मन पर बिना मतलब का दबाव बढ़ेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र पर परफॉर्मेंस आएगी। हो सकता है वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जिसके कारण ऐसा हो, लेकिन ये कहा जा सकता है बुरा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ी इस तरफ चिंता हो सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस, इनकम के हिसाब से देखा जाए, आपकी इमेज के हिसाब से देखा जाए, कार्य क्षेत्र पर परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई समस्या नहीं। तो आप इसे मिला जुला अच्छा प्रभाव मान के चल सकते हैं। तुला लगन के लिए ये लगन का मित्र नहीं होता, मित्र नहीं है, क्योंकि वह शुक्र उसकी राशि है और वहां पर वो हो जाता है शत्रु। तो सूर्य शुक्र का शत्रु है। दूसरा 3, 6, 11 त्रिषड आय, ये जो उपचय भाव है इनका स्वामी है, ये भी शुभ समझे नहीं जाते, लेकिन बैठा है तीसरे भाव में अभी। तो तीसरा भाव हमारे कर्म, हमारे एफर्ट्स का, तो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिद, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत के दम पर बहुत सारे काम निकालोगे जिससे आमदनी इंप्रूव होगी, तो फायदा हुआ, कोई नुकसान की बात नहीं। एक तो फायदा ये हो गया कि इनकम इंप्रूवमेंट होगा, पिता से तालमेल इंप्रूवमेंट होगा,
जबरदस्त कर्म करके भाग्य बनाने वाली बात यहाँ पे लागू होगी। संतान की आमदनी भी यहाँ इंप्रूव होगी। अगर बच्चे इतने बड़े हैं तो उनकी आमदनी से संबंधित भी कुछ ना कुछ राहत देखने में आएगी। इसका जीवन स्तर पर कोई खास फर्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का आशीर्वाद, कृपा प्राप्त होगी, आमदनी इंप्रूव होगी, बच्चों की भी आमदनी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। अच्छा कहा सकता है, ये परफॉर्मेंस ठीक जाएगी, इसमें ज्यादा समस्या नहीं होगी। वृश्चिक के लिए सूर्य कारक होते हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, इसलिए भी मित्र हैं। दशम भाव को कारक भी होते हैं, बैठे हैं दूसरे घर में। दूसरा घर धन भाव है। 9वें, 10वें या 11वें भाव से उसका कोई लिंक बनता है तो मोटे तौर पर यह धन योग होता है। तो धन की स्थिति को इंप्रूव करेगा, कुटुंब के सहयोग से जीवन स्तर इंप्रूव होगा, ये देखने में आएगा। आपकी दृष्टि पड़ रही है 8वें घर पे, जिसे हम सेविंग्स कहते हैं। आपकी सेविंग्स, ससुराल की तरफ से मिलने वाली संपदा की भी कुछ गुंजाइश बन सकती है, ऐसा भी देखने में आ सकता है। ससुराल से मिलने वाली संपत्ति का भी यहाँ पे योग बनता है। अचानक मिलने वाली सफलता का भी योग बनता है, लेकिन भाषा थोड़ी खराब होगी, आंखों की थोड़ी सी तकलीफ बढ़ सकती है। तो अगर हम भाषा को थोड़ा संभालें, आंखों की थोड़ी परवाह करें और जो संपदा मिल सकती है उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करें, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने में आ सकती है। तो वृश्चिक के लिए ये सिचुएशन ये बहुत अच्छी है, अच्छा रिजल्ट देने वाली है। अब बारी आती है धनु की। 9वें भाव यानी भाग्य भाव का स्वामी है और लगन में बैठा है, ये भी धन योग बनता है, अच्छा योग है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन इसमें आंखों की समस्या और बालों की समस्या देखने में आ सकती है। जीवन साथी से थोड़े बहुत प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। तो भाग्य की वृद्धि होगी, पिता के साथ तालमेल इंप्रूव होंगे, जीवन साथी से थोड़ी सी खींचतान बढ़ सकती है, अपनी ईगो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, शान बढ़ेगी, इनकम बढ़ सकती है, कार्य क्षेत्र पे परफॉर्मेंस जिसके कारण थोड़ा दम्भ आ सकता है, तो उसका प्रभाव आंखों पे और बालों पे देखने में आ सकता है। अब अगर इसकी कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया है, तो धनु के लिए गोचर बहुत शुभ रहने वाला है। मकर के लिए स्थिति खराब है। अब क्योंकि वो लगन का मित्र नहीं है, उसका शत्रु है, कारक भी नहीं है, एक विपरीत राजयोग होता है। समझिए, विपरीत राजयोग होता है कि 6ठे, 8वें और 12वें के स्वामी कहीं भी बैठे हों, 6ठे का 8वें या 12वें में, 12वें का 6ठे, 8वें इत्यादि, किसी अपने एक भाव छोड़ के किसी और भाव में हो, अपने भाव में स्वग्रही हो, इन सभी को विपरीत राजयोग कहते हैं। अब 8वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है, नियम यह है कि इस पर कोई शुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो विपरीत राजयोग बन रहा है। थोड़ा बहुत फायदा विपरीत राजयोग का हो सकता है, इससे सेविंग्स इंप्रूव हो सकती है, लेकिन आंखों की समस्या, हॉस्पिटल की भागदौड़, कानून की कुछ समस्या देखने में आ सकती है, कुछ पुराने समस्याएं उखड़ेंगी, कुछ समस्याओं का सॉल्यूशन भी निकलेगा, लेकिन तनावपूर्ण माहौल रहने वाला है। यहाँ ज्यादा कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो मकर के लिए परफॉर्मेंस टेंशनल है, खराब है, ज्यादा चाहिए। कुंभ के लिए वो सप्तम भाव मारक भाव का स्वामी होकर 11वें घर में बैठा है तो बुरा, कारक भी नहीं है, लेकिन बैठा 11वें घर में जहां पर पापी ग्रह जबरदस्त अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो जीवन साथी से तालमेल इंप्रूव होगा, आमदनी इंप्रूव होगी, संतान के सुख इंप्रूव होंगे, ज्ञान इंप्रूव होगा, सही मौके पर डिसीजन लेने की ताकत भी इंप्रूव होगी। तो ये गोचर कुंभ के लिए बहुत बढ़िया जाएगा, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। हमारी आखिरी लग्न आ गई है मीन। यहाँ पे सूर्य 6ठे भाव का स्वामी है और 6ठे भाव का स्वामी होकर बैठा है 10वें भाव में। अर्थ ये निकला कि 10वें भाव में हमारा कार्य क्षेत्र, और वहां किसी से शत्रुता, किसी से लड़ाई, किसी से क्लैश हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखेंगे तो बात बन जाएगी। 10वें भाव में सूर्य कारक होता है, भाव कारक, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इस सब लड़ाई झगड़े का भी कुछ न कुछ फायदा, परफॉर्मेंस भी आएगा। आपके सुखों को लेकर के स्थितियां ठीक रहेंगी, चौथे घर पे उसकी पूरी दृष्टि है, तो सुख भी ठीक है। हार्ट को लेकर थोड़ा सा टेंशन 1% हो सकता है, शत्रु थोड़े हावी हो, लेकिन अंततोगत्वा आप जीत जाएंगे। तो ये मिला जुला सा परफॉर्मेंस है, ना अच्छा है ना बुरा है, फिर भी इसे अच्छे में गिना जा सकता है। तो 12 की 12 लग्नों पर ही चर्चा हो गई। अगर आप तनाव महसूस करें, क्या उपाय कर सकते हैं, वो लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस मंत्र का जाप और क्या दान किया जा सकता है, वो सब मैंने यहाँ लिख दिया।
केवल 1 महीने का गोचर है जो 15 दिसंबर से शुरू होके लगभग 14 जनवरी को हट जाएगा। तो ये लगभग 1 महीने का होता है, 15 जनवरी को हट जाएगा। तो इससे ये फायदा होगा कि जब हमें पहले से थोड़ा आइडिया होता है कि समय किस तरह का जा सकता है, तो हम उसी तरीके से तैयारी करते हैं और जिसका हमें लाभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।